एक बार की बात है। रतनपुर नाम का एक गांव था। एक ऐसा गांव जहां सर्द हवाएं और कड़ाके की ठंड हर साल की तरह इस साल भी दस्तक दे चुकी थी। यहाँ लोग गांव की झोपड़ियों में अपने आप को गर्म रखने की कोशिश करते हैं। सर्दियों की कड़ाके की ठंड ने पूरे गांव को अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया था। पेड़ों की पत्तियों पर ओस जमकर मोतियों की तरह चमक रही थी। गांव के कच्चों रास्तों पर धुंध ऐसे बिछी थी मानो किसी ने सफेद चादर ओढ़ दी हो। इसी गांव में राजू और उसकी छोटी बहन गुड्डी अपनी माँ के साथ रहते थे। एक छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी जिसमें दीवारों के छेदों से होकर ठंडी हवाएं तीर की तरह भीतर घुस रही थीं। एक तरफ गुड्डी अपनी और उसकी माँ कंबल ओढ़े आराम कर रहे थे, तो दूसरी तरफ राजू जमीन पर बैठा था। घर में उनकी बीमार माँ खांसी से कांप रही थी। ओ राजू, जरा आग में थोड़ी और लकड़ियां डाल दे बेटा। हाथ पांव सुन हो रहे हैं। माँ, लकड़ियां तो खत्म हो गई। कल रात की आखिरी लकड़ी भी जला दी। माँ चुप हो जाती है। कमरे में सिर्फ उसकी खांसी और बाहर की ठंडी हवाओं की आवाज सुनाई दे रही थी। भैया, अगर लकड़ी खत्म हो गई तो अब क्या होगा? राजू अपनी छोटी बहन को दिलासा देता है। चिंता मत कर, सुबह होते ही मैं जंगल की तरफ जाऊंगा और कुछ लकड़ियां मिल जाएंगी। माँ आंखें बंद करते हुए कहती है। ठंड में मत जाना बेटा, बहुत कोहरा है, किसी को कुछ दिखाई नहीं पड़ता। राजू हल्की मुस्कान देता है। अरे माँ, आप बस ठीक हो जाओ, बाकी सब मैं देख लूंगा। राजू चरित्र से एक अच्छा लड़का था। वह अपनी माँ और छोटी बहन का ख्याल रखता था। सुबह का कोहरा अभी गाढ़ा था। राजू अपने पुराने स्वेटर को खींचकर थोड़ा ठीक करता है। पैरों में टूटी पुरानी चप्पलें जिनसे गीली मिट्टी चिपकी हुई थी पहनता है। राजू जैसे ही जंगल की तरफ निकलता है, गुड्डी उसे दरवाजे पर रोकती है। भैया, इतनी कोहरे और कड़ाके की ठंड में अकेले मत जाओ। नहीं गुड्डी, तू यही माँ के पास रह और माँ का ख्याल रख। ठंड बहुत है, तेरे हाथ तो जमे हुए हैं। चिंता मत कर, मैं जंगल की तरफ जाऊंगा और कुछ लकड़ियां मिल जाएंगी। राजू घर से निकलते समय अपनी बहन के सिर पर हाथ फेरता है। उसकी आंखों में एक छिपी हुई मजबूरी, लेकिन चेहरे पर बाहर जैसा स्नेह है। राजू जंगल की ओर जाता है कि तभी उसे रास्ते में गांव का एक व्यक्ति मिल जाता है। क्या हुआ राजू? इतनी सुबह सुबह इस कड़ाके की ठंड में कहाँ घूम रहा है? आज सुबह जल्दी उठ गया क्या? हाँ रमेश चाचा, आज सुबह मैं जल्दी उठ गया। ठीक है, मगर इतनी ठंड में घर के अंदर रजाई में जाके बैठ जा, वरना तू बीमार पड़ सकता है। क्या बताऊं चाचा, घर में आग जलाने के लिए लकड़ियां कल रात को ही खत्म हो गईं, जिसके कारण घर में बहुत ठंड लग रही थी। खाना भी बनाना है, माँ की तबीयत भी खराब है, इसलिए आज मैं ही लकड़ियां लेने जा रहा हूँ। क्या हुआ तेरी माँ को राजू? कल रात से माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, उनकी खांसी भी बहुत बढ़ गई है। ओहो, चिंता मत कर राजू, तेरी माँ जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। रमेश चाचा राजू से बात करके अपने खेत की ओर निकल जाते हैं। राजू भी जंगल की तरफ निकल जाता है। आखिरकार राजू जंगल से लकड़ियां ले आता है। रात बहुत गहरी हो रही थी। ठंड अब सिर्फ हवा में नहीं बल्कि हड्डियों में उतर चुकी थी। पेड़ों की डालियां चरमराने लगी। झोपड़ियों से धुएं की पतली लकीरें भी अब दिखनी बंद हो गई थीं, क्योंकि लकड़ियां सबके पास नहीं होती। तभी उसी रात गांव में रहने वाले एक व्यक्ति की पत्नी की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। अरे राधा, क्या हुआ तुमको? तुम्हारा शरीर इतना ठंडा कैसे पड़ रहा है? हे भगवान, ये क्या हो रहा है तुमको? सुनो जी, मुझे कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। सांस लेने में दिक्कत हो रही है, अंदर से बहुत घबराहट सी हो रही है। मुझे बहुत ठंड लग रही है।
ये मुझे क्या हो रहा है? मोहन अपनी पत्नी राधा का हाथ पकड़ता है। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा राधा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहा है तू? इतनी ठंड में मैं इसे कहाँ लेके जाऊं? अब मैं क्या करूं? नहीं जी, लगता है अब मैं नहीं बच पाऊंगी। मुझे अंदर से बेचैनी हो रही है। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं अभी किसी को बुलाकर लाता हूँ। मोहन राधा को देख काफी डर जाता है। घबराहट से वो मदद के लिए अपनी झोपड़ी से निकलता है। पैरों में चप्पल नहीं, हवा इतनी तेज कि चलना मुश्किल। मोहन जोर जोर से चिल्लाता है। अरे, गांव में कोई है क्या? मेरी मदद करो भाई लोग। भैया, मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है। थोड़ी आग, कोई दवा, कुछ मदद। मेरी मदद करो गांव वालों। मोहन जोर जोर से दरवाजा खटखटाता है। अंदर से कोई आवाज ही नहीं आती, मानो गांव में कोई हो ही ना। मोहन दूसरे घर के पास मदद के लिए जाता है। बहन, मेरी पत्नी मर जाएगी। उसे आप लोगों की जरूरत है, बस थोड़ी देर के लिए अलाव। गांव में कोई हलचल नहीं थी। लोग घरों के अंदर चुपचाप बैठे थे। किसी ने भी उसकी नहीं सुनी। अरे इस ठंड में कौन बाहर निकलेगा? मोहन के आंखों में आंसू आ गए। मोहन तीसरे घर का दरवाजा खटखटाता है। अरे सुनो भाई, मेरी मदद करो। मेरी पत्नी वहां मौत से लड़ रही है। कोई तो मेरी मदद करो, वो मर जाएगी। तभी तीसरे घर से धीमी आवाज में कोई बोलता है। अरे आजकल कौन किसी के झंझट में पड़ता है? इतनी ठंड में हम क्या कर सकते? मोहन अब हर घर का दरवाजा खटखटा चुका था। उसके हाथ लाल हो चुके थे और आवाज भी बैठ चुकी थी। मोहन जोर जोर से चिल्लाता रहा, लेकिन किसी ने भी उसकी नहीं सुनी। कोई दरवाजा नहीं खोला। चारों तरफ बंद दरवाजे, मानो कोई हो ही ना। मोहन ने हार नहीं मानी। वो गांव के सबसे अमीर सेठ मोतीलाल के पास जाता है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। चेहरा भी अब सख्त होता जा रहा था। गांव के आखिरी सिरे पर बड़ी सी हवेली, ऊंची दीवारें, भारी दरवाजे, अंदर जलती हुई रोशनी, चारों तरफ सन्नाटा। बस कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज ही आ रही थी। मोहन ने कांपते हाथों से दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद एक नौकर दरवाजा खोलता है। चाचा, मेरी पत्नी बहुत बीमार है। डॉक्टर या दवाई, कुछ मदद। नौकर उसे ऊपर से नीचे देखता है। ना पैरों में चप्पल, ना बदन पर कोई कंबल। अभी सेठ जी सो रहे हैं, सुबह आना भाई। दरवाजा बंद होने ही वाला था कि भीतर से भारी आवाज आई। कौन है? अंदर ले आओ। नौकर डर कर रुक गया। मोहन को अंदर ले जाया गया। सेठ मोटे कंबल में लिपटा बैठा था। अंगीठी जल रही थी। गर्मी से उसका चेहरा लाल पड़ चुका था। क्या बात है लड़के, इतनी ठंड में यहाँ क्यों घूम रहा है? सेठ जी, बात ऐसी है कि मेरी पत्नी की हालत बहुत खराब है। अगर आज रात कुछ नहीं हुआ तो वो नहीं बच पाएगी। मोहन की आवाज टूट जाती है। सेठ कुछ पल सोचता है, फिर कहता है। अच्छा, ये बात है। तुझे पता ही है कि ठंड बहुत ज्यादा है। अगर रोज कोई न कोई ठंड से मरता है तो मेरे कुछ देने से क्या फर्क पड़ेगा? मोहन का चेहरा फीका पड़ गया। मोतीलाल की यह बात सुनकर वो समझ जाता है कि गिड़गिड़ाने का कोई फायदा नहीं है। सेठ उसकी मदद ही नहीं करना चाहता है। मोहन निराश होकर वापस उसी रास्ते आ रहा है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। किसी की मदद न मिल पाने के कारण उस रात ही वो अपनी पत्नी को खो देता है। मोहन अब समझ चुका था कि इस गांव में लोग हर साल ठंड से नहीं, बल्कि लापरवाही और मदद न मिल पाने के कारण मरते हैं।
मोहन को पता था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो इस गांव में कोई नहीं बचेगा। वो अंदर ही अंदर सोचता रहा। उस रात को मोहन कभी नहीं भूल पाया। सुबह की हल्की धूप अभी भी गांव की कच्ची गलियों पर उतरनी शुरू हुई है। गांव में हर सांस के साथ भाप निकल रहे थे। गांव के बीचों बीच एक पेड़ के नीचे कुछ लोग इकट्ठे थे। लोगों को अब खबर लग चुकी थी कि मोहन की पत्नी राधा अब नहीं रही। अरे भैया, बहुत ठंड पड़ रही है इस बार। ऐसी ठंड तो जवान आदमी को भी मार दे। हाँ, सही कहते हो। इतनी कड़ाके की ठंड में कौन बाहर निकलना चाहता है? भगवान की मर्जी। अब ठंड को कौन कम कर सकता है? बेचारा मोहन, ठंड ने उसके साथ बहुत बुरा किया। अरे उसकी पत्नी अभी जवान थी। भगवान की मर्जी, ठंड ही इतनी ज्यादा है कि क्या किया जा सकता है। लोग सिर हिलाने लगे। हर कोई एक ही बात दोहरा रहा था, ठंड बहुत ज्यादा है। सुना है रात को मोहन दरवाजा पीटता रहा। अरे भाई, ऐसे समय में कौन दरवाजा खोलता? ठंड में आदमी खुद बच जाए, वही बड़ी बात है। उस भीड़ में सब लोग यही बात कर रहे थे। कोई यह नहीं पूछ रहा था कि किसी ने दरवाजा क्यों नहीं खोला, किसी ने आग क्यों नहीं दी, किसी ने कंबल क्यों नहीं दिया। सबका जवाब एक था, ठंड। दिन बीतता गया। उस दिन के बाद अब हर रात को लोग मदद के लिए दरवाजा खटखटाते, लेकिन मदद न मिलने के कारण लोग मरने लगे। मोहन की तरह वो भी मदद के लिए चीखते रहे, लेकिन गांव वालों को ठंड का खौफ था। कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आता। सुबह हर बार की तरह सबका जवाब ठंड पे खत्म हो जाता। कई दिन बीते। अब तक काफी लोग अपनी जिंदगियां गवा चुके थे। एक सुबह लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई, जिसमें लोग ठंड से बचने के उपाय सुझा रहे थे। बहुत भयानक ठंड है इस बार गांव वालों। हाँ, हर साल ठंड आती है, लेकिन इस बार तो जान ले रही है। गांव में लोग की हालत बहुत खराब है। क्या करे, भगवान की इच्छा है। सब सिर हिलाते हैं, सब ठंड को दोषी ठहराते हैं, लेकिन उसी भीड़ में एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा था। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा, लेकिन आंखें तेज। ये ठंड नहीं, ये डर है, ये स्वार्थ है। वो आगे बढ़ता है और ऊंची लेकिन शांत आवाज में कहता है, ठंड को दोषी मत ठहराओ। सब अचानक उसकी तरफ देखने लगते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? हम कैसे लोगों को मार रहे हैं? लोगों को कोई और नहीं, बल्कि हम खुद ही मार रहे हैं। उस आदमी की यह बात सुनकर पूरे गांव में मानो सन्नाटा छा गया। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? हम कैसे लोगों को मार रहे हैं? रात को जब लोग मदद के लिए चिल्लाते हैं, तब हमारे दरवाजे क्यों नहीं खुलते? क्यों नहीं आप लोग उनकी मदद के लिए बाहर निकलते? अरे बाबा, बात रात की नहीं बल्कि ठंड की है, और हमें भी ठंड लगती है, और इतनी ठंड में कौन बाहर निकलेगा? हम खुद बीमार पड़ जाएंगे। हर किसी की अपनी मजबूरी होती है। मजबूरी या कायरता? लोग गुस्से में फुसफुसाने लगे। धीरे धीरे सभी वहां से हटने लगते हैं। अगर आज भी कुछ नहीं बदला, तो ये गांव एक एक करके खामोशी में मर जाएगा। अब इस गांव को सबक सिखाना पड़ेगा। गांव की इस लापरवाही को बूढ़े आदमी ने भांप लिया। वह समझ जाता है कि अब उसे ही कुछ करना होगा, वरना उसका गांव धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। वह वही निर्णय लेता है कि वो अब से वो गांव में रहने वाले लोगों की मदद करेगा। वो लोगों को अपनी मदद से समझाएगा। यह सब सोचकर वह वहां से चला जाता है। रात हो चुकी है। बूढ़ा आदमी घर के अंदर बैठा है। बगल में छोटा सा अलाव जल रहा था। अगर आज कोई नहीं उठेगा तो मुझे ही उठना पड़ेगा। मुझे यकीन है कि आज कोई जरूर मदद के लिए चिल्लाएगा।
मुझे आज उनकी मदद करनी होगी। रात बीतती गई। बूढ़ा आदमी सोच में खोया हुआ था। तभी दूर से किसी की आवाज आती है। बचाओ, गांव में कोई है क्या? सुनो गांव वालों। बाबा बिना किसी के इंतजार मदद के लिए तुरंत बाहर निकल जाते हैं। जब पूरा गांव सो रहा था, तब एक व्यक्ति इंसानियत की पहरेदारी कर रहा था। ठंड किसी को नहीं मारती अगर हाथ से हाथ जुड़ जाए। एक जवान औरत का 10 साल का लड़का तेज बुखार से तप रहा था। बाबा, कोई नहीं आया, मैं डर गई थी। डर मत बेटी, मुझसे जो मदद होगी मैं करूंगा। वो बच्चे को कंबल से ढक देता है। अपना हाथ बच्चे के माथे पर रखता है। वह उसे कुछ जड़ी बूटी वाली दवाई दे देता है। सब कहते हैं ठंड बहुत खतरनाक है, इसलिए कोई बाहर नहीं निकलता। आपका बहुत धन्यवाद बाबा। बेटी, ठंड खतरनाक नहीं होती। खतरनाक होता है इंसान का दिल ठंडा हो जाना। अचानक दूसरी गली से आवाज आती है। कोई है? मेरी अम्मा सांस नहीं ले पा रही है। अरे कोई तो मदद करो भाई। बूढ़ा आदमी एक घर से दूसरे घर जाता है। किसी को पानी देता है तो किसी को आग के पास बैठाता है। उस रात उसकी मदद ने 2 लोगों की जान बचा ली। उसने सबकी मदद करना तब तक जारी रखा जब तक हर एक गांव वाले के अंदर ठंड का खौफ खत्म नहीं हो जाता। ठंड में उसका शरीर हार रहा था, उसकी आत्मा हार नहीं मान रही थी। वो गांव वालों को कुछ सिखाना चाहता था। एक बार मोतीलाल के शरीर में अकड़न, उसकी खांसी भी बढ़ गई। उस आदमी ने उसकी आधी रात में मदद की। धन्यवाद बाबा, आप कितने अच्छे हैं। इतनी कड़ाके की ठंड में आप चलकर मेरी मदद करने के लिए आए। ये मेरी एक गांव वाला होने का फर्ज है सेठ जी। बस आपसे प्रार्थना है कि इस ठंड में किसी भी रात अगर कोई आपसे मदद की भीख मांगे तो कृपया आप पीछे मत हटना। ये कहकर वो व्यक्ति चला जाता है। सुबह हुई। राजू की माँ की तबीयत ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। राजू जंगल की तरफ लकड़ियां लेने जा ही रहा था कि तभी वो देखता है कि धुंध से एक कमजोर बूढ़ा आदमी बाहर आता है। उसके शरीर पे कंबल भी नहीं था। ठंड से वो कांप रहा था। बेटा, इधर कोई गर्म जगह, कोई आग कुछ तो हो जहां बैठ जाऊं। राजू ने उसके कांपते हाथ देखे। राजू ने तुरंत लकड़ियों को इकट्ठा करके आग जला दिया। बाबा, आप तो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। बाबा अब गर्म महसूस कर रहे थे। बाबा आग सेकते हैं हुए कहते हैं, बेटा, तुमने मेरी आज जिंदगी बचा ली। बेटा, पर याद रखना, ठंड सिर्फ मौसम नहीं बल्कि परीक्षा भी होती है। राजू चौंक जाता है। परीक्षा? कैसी परीक्षा? राजू के इतना कहते ही वह बाबा अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगते हैं। मेरी मेहनत रंग लाई। गांव वालों को एक दूसरे की मदद करते देख अब छोटे बड़े लड़के भी मदद के लिए आगे आ रहे हैं। राजू, गुड्डी और उनकी माँ कंबल से सटे हुए बैठे थे। चूल्हा बुझ चुका था। अंधेरे में माँ की सांसें तेज हो रही थीं। राजू, छाती में जलन सी हो रही है। बेटा, लगता है सांस रुक जाएगी। गुड्डी डर कर बोलती है। भैया, माँ को कुछ हो रहा है। राजू के हाथ कांप जाते हैं। उसकी माँ का शरीर ठंडा होते जा रहा था। राजू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। नहीं माँ, कुछ नहीं होगा। मैं अभी किसी को बुलाकर लाता हूँ। गुड्डी, तू यही माँ का ध्यान रखना। बाहर निकलते ही ठंडी हवा ने राजू के चेहरे पर जैसे चाबुक मार दिया। वह भाग पड़ा। कोई है? रमेश चाचा, कृपया मदद करो। माँ बहुत बीमार है। अरे सुनो, कहाँ हो सब? मेरी मदद करो बाबा। अगर अब भी किसी ने मेरी मदद नहीं की तो मेरी माँ भी बाकियों की तरह नहीं बचेंगी। गांव में अभी भी सब कुछ वैसा ही था। दरवाजे बंद थे।
खिड़कियों के पीछे वैसे ही लोग चुप थे। उस रात बूढ़े बाबा भी नहीं दिखे। कोई नहीं आया। राजू अपने घर के पास सेठ मोतीलाल के घर मदद के लिए दौड़ता है। राजू ने दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद वही नौकर दरवाजा खोलता है। चाचा, सेठ जी घर पर हैं? कृपया मुझे उनके पास ले चलिए। नौकर ने इस बार कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप उसे घर के अंदर ले आता है। क्या बात है छोटू, क्या हुआ? सेठ जी, मेरी माँ की हालत बहुत खराब है। अगर आज रात दवाई नहीं मिली तो बाकी गांव वालों की तरह मेरी माँ भी नहीं बचेगी। सेठ राजू को न कहने वाला ही था कि तभी उसके मन में वह दिन याद आ जाता है जब एक रात वह भी बीमार पड़ा था, तो एक व्यक्ति ने उसकी जान बचाई। हे भगवान, मैं इतना स्वार्थ कैसे हो सकता हूँ? उस रात अगर मेरी वह व्यक्ति मदद नहीं करता तो आज मेरी तबीयत ऐसी नहीं होती। इस कड़ाके की ठंड में मेरी धन दौलत नहीं, बल्कि मेरे गांव के लोग ही मेरे काम आएंगे। मदद न मिल पाने के कारण न जाने कितनों ने अपने अपनों को खोया होगा। बूढ़े बाबा की उस मदद ने सेठ के दिल में शर्म और पछतावे की भावना भर दी। सेठ बिना कुछ कहे मदद के लिए तैयार हो जाता है। सेठ अपने आदमी के साथ राजू के साथ आता है। सेठ अपने नौकर के साथ राजू के साथ आ रहा है। पूरे गांव में सन्नाटा। आसपास से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। रास्ते में चलते चलते राजू दूर से देखता है उसके घर के बाहर कुछ लोगों की भीड़ खड़ी थी। राजू और मोतीलाल घबरा जाते हैं। क्या हुआ, मेरी माँ को यहाँ इतनी भीड़ कैसी? राजू जैसे ही घर के अंदर घुसता है, वो देखता है कि उसके घर में वही आदमी कुछ गांव वालों के साथ खड़ा था। कुछ नहीं हुआ तेरी माँ को, वो तो अच्छा हुआ वक्त रहते हम यहाँ पहुँच गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चाचा। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद गांव वालों। अगर वक्त रहते आप सभी नहीं आते तो मेरी माँ नहीं बच पाती। राजू, अगर धन्यवाद करना है तो हमें नहीं बल्कि राम प्रवेश्वर काका को कर। उनके कारण ही आज हम एक साथ मदद के लिए आगे आए हैं। उन्होंने विपत्ति में हमारी मदद करके हमें इस बात का याद दिला दिया कि जब इंसान मिल जाए तो ठंड ही नहीं बल्कि हर मुसीबत का सामना कर सकता है। गांव वालों की मदद ने राजू की माँ की जान बचा ली। गांव वालों ने बाबा का आभार प्रकट किया। सेठ ने पूरे गांव में ऐलान किया कि अब गांव में सब एक दूसरे की किसी भी समय मदद के लिए तैयार रहेंगे। उस दिन के बाद गांव में कोई भी व्यक्ति मदद न मिलने के कारण नहीं मरा। अगली सुबह गांव वालों को बाबा नहीं दिखे। लोग ढूंढते रहे। अंत में वह अलाव के पास मिले, बिल्कुल शांत व स्थिर बैठे हुए। उनके शरीर पर कोई कंबल नहीं था। उन्होंने अपना कंबल एक बच्चे पर डाल दिया था। ठंड से बाबा चले गए। पूरे गांव की आंखें झुक गईं। ठंड ने एक आदमी को छीना मगर एक गांव बना दिया। गरीबी ने सब कुछ छीन लिया था पर इंसानियत छोड़ गई। याद रखना, ठंड से इंसान मरता है लेकिन लापरवाही से समाज।